तो गैरों पर गरम, अपनों पर सितम, यह कहानी है बीजेपी की, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो ऐलान किए गए हैं उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दिल की धड़कन यही कह रही है कि गैरों पर गरम, अपनों पर सितम क्यों। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार सियासत की इस दास्तान में विपक्ष बार बार बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव को लेकर कटाक्ष क्यों कर रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव दिलचस्प होता दिख रहा है। सत्ताधारी दल ने अपनों के बजाय दूसरे दलों के नेताओं पर भरोसा जताया। भाजपा ने जिन चेहरों पर दांव लगाया है वो दोनों ही उनकी सांगठनिक नर्सरी से नहीं निकले हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने दलों को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले चेहरों को पार्टी ने टिकट का प्रस्ताव दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस उन्हें आयातित प्रत्याशी बताकर भाजपा पर तंज कस रही है। मंगलौर सीट पर ज्यादातर समय बसपा का कब्जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस भी एक बार विजयी हुई है, लेकिन इस बार इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बन रहा है, क्योंकि भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए हर वो कोशिश शुरू कर ली है जिससे विजय मिल सके। बद्रीनाथ सीट पर मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच रहा है। इस बार भी उपचुनाव के मुकाबले में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला रहेगा। भाजपा ने चुनावी मैदान में पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को उतारा है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा था, जबकि कांग्रेस ने 1997 से पार्टी के साथ जुड़े निष्ठावान कार्यकर्ता लखपत बुटोलो के इस बार चुनाव में उतारा है, जिससे भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर बसपा, सभी दल अपने प्रत्याशियों के नामांकन में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स को लेके आए हैं, बाहरी कैंडिडेट्स हैं, और बीजेपी के वर्कर्स में काफ़ी नाराज़गी है, वो नाराज़ हैं। और दूसरी तरफ बद्रीनाथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है राजेंद्र भंडारी को लेकर। उनको ये लगता है कि इस व्यक्ति ने धोखा दिया है। हमने कांग्रेस के नाम पे इसको जिताया था, पर ये कांग्रेस को भी धोखा दे के गया। राष्ट्रपति के चुनाव में ये वोट देने नहीं आया, और इतना बड़ा झूठा है कि लगातार ऑन कैमरा बीजेपी को गाली देते हुए कई वीडियोज़ मेरे पास हैं जिसमें बीजेपी को कह रहा है कि खरीद फरोख्त करती है, ये करती है अपनी। और ये जनता को आकलन करना है कि कैसे व्यक्ति को उनको अपना नेतृत्व सौंपना है। चरित्रवान और जो अपने दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है उसको जिताना है, ये ऐसे व्यक्ति को जिताना है जो थाली का बैगन है, ये जनता को तय करना है। हम जैसे ही कैंडिडेट उतारते हैं वो कैंडिडेट जनता की पसंद का कैंडिडेट होता है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जनता को जिताने के लिए काम करती है। और मैं आज कह सकता हूँ कि दोनों जो हमारी विधानसभा हैं, हम दोनों विधानसभा में बहुत अच्छे मतलब जीतने जा रहे हैं। मंगलौर हम कभी नहीं जीते, इस बार मंगलौर की जनता भी विकास को ये आधार बनाने वाली है और विकास के आधार पर हम जीतने वाले हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहाँ तक विषय है, बद्रीनाथ विधानसभा भाजपा में रही है, और पिछले चुनाव में क्योंकि मैं स्वयं प्रत्याशी जीत नहीं पाया, लेकिन ये भी एक संयोग कही है कि जो हमसे जीता था आज भाजपा के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी को जीता नहीं पाया। उपचुनाव का दंगल अपने चरम पर है, लेकिन कांग्रेस की सूची आने के बाद मुकाबला रोचक हो चला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उपचुनाव में भी ये गीत प्रचलन में आ गया है कि मैं पहाड़ों का रहवासी, तू दिल्ली का रहने वाला, क्योंकि भाजपा ने इस उपचुनाव में पैराशूट कैंडिडेट उतारे हैं। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। पर गरम, अपनों पर सितम, ये जिक्र और ये फिक्र बीजेपी के घर के भीतर हो रहा है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसने दोनों ही सीटों पर अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उतारा है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ रविंद्रनाथ कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष नोटियाल कांग्रेस के चेहरे हैं, और साथ ही साथ कमलेश रमन जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नोटियाल जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन पहले जरा कौशिक जी हैं, उनसे इस चर्चा की शुरुआत कर लूं।
कौशिक जी, मंगलोर और बद्रीनाथ दोनों सीटों की तासीर अलग अलग है, लेकिन इस बार जो बीजेपी ने दांव खेला उसको लेकर पार्टी के ऊपरी सतह पर कोई नहीं कह रहा, लेकिन पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं में एक अलग कश्मकश है कि भाई हमारा मौका गैरों को क्यों। कुछ इसका असर दिखाई दे रहा है कौशिक जी? देखिए, बद्रीनाथ में तो क्या होगा देखने की बात है। हाँ। क्योंकि कल तक जो कांग्रेस के सेनापति थे आज वो भाजपा की तरफ से हैं। अब ये भाजपा में पता नहीं क्या राजनीति चल रही है। कैडर वाला हिसाब किताब तो खत्म ही हो गया। हाँ। और ये बीमारी आपके अखिल भारतीय स्तर पर है भाजपा में। अब राजेंद्र सिंह भंडारी को ला करके भाजपा क्या उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं भगवान जाने। भंडारी जी की छवि जो है वो अभी तक जो है भ्रष्टाचार वाली थी। अब वो क्या मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ेंगे ये तो सामने आएगा भी। जहां तक मंगलौर की बात है तो मंगलौर में तो आज तक भाजपा कभी दूसरे नंबर पर नहीं आई। तो वहां तो समझ आता है कि भाई आपके जो भी दांव चले जो भी काम आ जाए वो इस्तेमाल करेंगे। नहीं कौशिक जी, ये कौन सा दाव जहां पर कार्यकर्ताओं का हक ही मारा जाए? नहीं, आपके मंगलौर में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं। नहीं मंगलौर तो हाँ। शिकायत करेगा कौन? सवाल ये है ना कौशिक जी। जी जी, शिकायत करेगा कौन? अब ऐसा कोई नाम तो सामने आया नहीं कि भाई वो टिकट मांग रहा उसे ना मिला। वो तो जो ये भराना साहब आए हैं इनके अलावा जो पहले थे तो कभी कोई दावा कर रहा था कि मुझे टिकट दे दो, कोई करे तो मतलब इस सीट से बाहर वाले ही टिकट मांग रहे थे वहां। तो मुझे लगता नहीं कि मंगलौर में भाजपा को ऐसा कोई संगठन है। हाँ। और ऐसा कोई नेता है जो वहां चुनाव लड़ सके लोकल। हाँ। और लोकसभा चुनाव में भी मतलब पूरे उत्तराखंड में मंगलौर सीट पर लड़ने के लिए बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। वहां का लोकल नहीं, वो जो है उस सीट से बाहर के लोग मांग रहे हैं टिकट जो हार गए हैं। नहीं कौशिक जी, ऐसा एक उदाहरण मेरे पास है और मैं अभी इस डिबेट में दूंगा। और उस प्रत्याशी को मालूम था वो चुनाव हारेगा, लेकिन वो पहाड़ छोड़ के मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आया। बीजेपी का एक कार्यकर्ता था और बड़ा चेहरा था बीजेपी का और मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी था। मैं इसका उदाहरण दूंगा इसी डिबेट में। आशीष नोटियाल जी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने स्थानीय नेताओं पर दाव ना लगाकर मंगलौर में गलती की? और दूसरा यह कि आपका निष्ठावान कार्यकर्ता आपको अब याद आया, पहले याद नहीं आया, यानी कि बद्रीनाथ में वो पहले से निष्ठावान कार्यकर्ता थे लखपत बड़ोला, और जिनको आपने टिकट दिया था वो पहले भी खंडूरी सरकार में मंत्री रहे थे, तब याद नहीं आया था? नोटियाल जी, आज आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जनता बदला लेगी ऐसे गद्दार लोगों से। नोटियाल जी। तिलक भाई, जहाँ तक मंगलौर की बात है तो मंगलौर में तो जब भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं था तो उन्होंने किसी न किसी को देना था, चुनाव को लड़ना ही है, तो उन्होंने निश्चित उनको टिकट दिया। भाजपा प्रत्याशी कोई बात नहीं, वो तो हारने वाली सीट है, फाइनल उन्होंने हारना ही आना। अब बद्रीनाथ सीट पे बात करते हैं और आपकी बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि हमने निष्ठावान को वोट नहीं कर दिया। देखिए, एक ही क्षेत्र में कई हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, पदाधिकारी काम करते हैं, और राजेंद्र भंडारी जी भी हमारे साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, आज के नेता नहीं। और निश्चित राजेंद्र भंडारी जी जब तक कांग्रेस के साथ थे तब तक वो जनता के मुद्दों पर हर तरीके से बड़े खुल के पैरवी करते थे। चाहे उन्होंने विधानसभा भर्ती घोटाले की बात करें, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बात करें, चाहे जोशीमठ पर बात करें। जोशीमठ में तो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष किया और बैठे रहे, वहां पर तहसील में बैठे रहे, धरने पर बैठे ही रहे, तो बहुत लंबा संघर्ष किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आपको पता है जैसे कि दूसरी पार्टी को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने इनकी धर्मपत्नी के ऊपर आरोप लगाया कि इनकी धर्मपत्नी ने गलत किया, गलती की है, 2 बार में निष्कासित भी किया, कोर्ट से बहाल भी किया गया। उसके बाद धर्मपत्नी तो अभी नोटियाल जी गई, लेकिन इनको इन्होंने लिया है। नोटियाल जी हाँ, राजेंद्र भंडारी के राजनीतिक गुरु जानते हैं कौन है? देखिए, कोई भी गुरु हो, नहीं कोई भी ना हो, मैं बताऊं आपको, मालूम है उनके राजनीतिक गुरु कौन है? उन्होंने अपनी ना आप गलत बात बोल रहे हैं, मैं तभी इस फैक्ट को क्लियर कर रहा हूं।
वो उनके राजनीतिक गुरु जब बीजेपी में गए, वो तब भी कांग्रेस को छोड़कर नहीं गए। कौशिक जी गलत तो नहीं कह रहा? बता दूं नाम कौन है इनके राजनीतिक गुरु? मालूम है नोटियाल जी? आप बता दीजिए जैसे गुरु कई होते हैं। नहीं, आप कांग्रेस में, आपको मालूम ही नहीं राजेंद्र भंडारी के राजनीतिक गुरु कौन है? नहीं, आप बता दीजिए। जिन सतपाल महाराज जी जब छोड़ के गए तो सतपाल महाराज जी के साथ नहीं गए राजेंद्र भंडारी। और जनाब सिर्फ खेल मंत्री नहीं रहे, ये सियासत के भी खिलाड़ी हैं। आप देखिए, खंडूरी सरकार में सिर्फ खेल मंत्री नहीं रहे, ऐसे नहीं रहे। आज की स्थिति और 10 साल पुरानी स्थिति में बहुत फर्क है। आज राजेंद्र भंडारी जी के ऊपर जेल जाने का जो है एक वो लगा हुआ है कि आरोप लगा हुआ है कि नहीं तो जेल अच्छा, मतलब डर की वजह से जो है वो, तो डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। ठीक। और आज तोड़ के उन्होंने अपनी ही पार्टी का नुकसान किया। अगर पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है इस बात को लेकर कि आप हमारा गला घोटकर बाहर से क्यों ला रहे हैं। आप कमलेश जी रहेंगी। ओके। पूरी भाजपा खड़ी थी, आज राजेंद्र भंडारी के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। नोटियाल जी, कई चेहरे ऐसे होते हैं जो पार्टी सिंबल बाद में देखते हैं, खुद अपने दम पर चुनाव लड़ना जीतना जानते हैं, है ना? हमने भंडारी जी को उस दौर में भी देखा है। छोड़ दो अब उस बात को, एक मिनट। आज वक्त बदल गया। हाँ, अच्छी बात है, बदलना चाहिए वक्त। कमलेश जी देखिए, आपने भले ही कांग्रेस को छोड़ दिया, क्यों? आपने कहा ये निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते, इसलिए मैं पार्टी छोड़ती हूं। आपने छोड़ दिया, आप बीजेपी में आ गई। इन्होंने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ढूंढा और टिकट दे दिया विधानसभा में। आपके पुराने सहयोगी लखपत बड़ोला, बद्रीनाथ और मंगलौर में काजी निजामुद्दीन। आपने क्या किया? जिस पार्टी में गए कार्यकर्ताओं के हक पर डाका डाला और दे दिया बाहरी को। बताइए, जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अब अपनी बात रखिए। जी देखिए, कांग्रेस का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती कि कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस की क्या मानसिकता है, कब कहां बदल जाए उनके पैमाने समझ में नहीं आता। 2016 में जिन लोगों ने सरकार गिराई, आज वो इनके यहाँ बैठे हैं और वो बड़े कद्दावर नेता हैं और वो निष्ठावान कार्यकर्ता हो गए। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ बरसों काम करता है, 50-50, 40-40 साल तक, उनको देखा नहीं जाता किसी भी तरीके से। ये लखपत बड़ोला जो है, इनके बारे में मार्गदर्शन करिए ना। ये बोलिए निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है? बोलिए कमलेश जी। लखपत बड़ोला बिल्कुल है कार्यकर्ता। लेकिन अगर आज 28 साल बाद उनको या 30 साल बाद या 20 साल बाद निष्ठावान कार्यकर्ता दिखा रहे तो धन्य है कांग्रेस, बहुत धन्यवाद है कांग्रेस की किसी निष्ठावान को पहचाना उन्होंने। अब जाके लखपत बड़ोला जी को पहचाना, जबकि वो बरसों से टिकट मांग रहे थे। तो मैडम 2 महीने में पहचान लेते हो? नहीं, 2 महीने में क्या? देखिए, क्यों? मार्च में आपने पार्टी ज्वाइन करवाई, आपने जून में टिकट दे दिया। ये 2 महीने में तो जान लिया आपने उनको, उनकी काबिलियत को। देखिए तिलक भाई, अभी आप ही ने कहा था कि कई नेता ऐसे होते हैं जिनको किसी सिंबल की आवश्यकता नहीं होती। उनमें से राजेंद्र भंडारी जी भी हैं जो निर्दलीय चुनाव भी जीत कर आए, जिन्होंने ना कांग्रेस से टिकट लिया था ना भाजपा से टिकट लिया था, उसके बाद भी जीत कर आए, क्योंकि वो जनता के बीच में जो सेवा करने का काम करते हैं, जनता के बीच में जो काम करते हैं, जनता उसको याद रखने का काम करती है। मैं तो भड़ाना जी की योग्यता जानना चाह रहा था आपसे। जो आपको पूरे उत्तराखंड में एक चेहरा नहीं मिला जिसको चुनाव लड़वा ले मंगलौर में, आपने कहा कि भड़ाना जी 2 महीने, क्योंकि आपके पार्टी के प्रभारी का बयान मैं सुन रहा था पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने कहा था कि पार्टी की रीति नीति पहले समझे और फिर टिकट दीजिए, है ना? तो ये रीति नीति 2 महीने में आप लोग समझा देते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, जिस समय टिकट की बात आती है, जिस समय कमेटी बैठती है, चुनाव संचालन कमेटी बैठती है। चलिए, मैं इस डिबेट को यही खत्म करूंगा। मंगलौर सीट पर आपने जो पैनल तैयार किया होगा, क्योंकि परंपरा रही है पैनल तैयार करने की, 3 चेहरे कौन से थे जिनका पैनल तैयार हुआ था? देखिए, मैंने कहा कि हमारी पार्टी ने वहाँ सर्वे कराया, मैडम आपसे पूछा, बताइए ना, से पूछा, आप बताइए ना, क्योंकि 3 चेहरे कौन से थे जिनका पैनल तैयार हुआ मंगलौर सीट पर? नाम बताइए। तो वहां से हमारे कार्यकर्ता पहले से चुनाव लड़ने के लिए मांग रहे हैं या कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने आप को पीछे कर लिया कि दुनिया के सबसे बड़े संगठन में कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था मंगलौर में। मैंने कहा कि वहां के कार्यकर्ताओं ने अपना निर्णय लिया, कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ताओं ने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे हम, बाहर से प्रत्याशी करो, आप ये कह रही है। ये नहीं देखा जाता कि वो कहां से आया, भाव, उसकी भावना, उसकी आत्म, वो कह रहे हैं कि उनके जो इन्होंने प्रत्याशी ढूंढे हैं,
जो प्रत्याशी ढूंढे हैं, जो चिन्हित किए हैं, उनमें वो योग्यता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है। वो होता है ना मैनेजमेंट टाइप का, उनको मालूम है कि चुनाव जीतते कैसे, इसलिए उन्होंने उसको टिकट दिया। देखिए चुनाव तो संगठन जिताता है तिलक भाई। मैडम कमलेश जी, आप भी यहाँ और मैं भी यहाँ हूं, संगठन के अंदर इतनी कुव्वत होती है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन जो हाई प्रोफाइल और हैवीवेट चेहरों का जिक्र आप करते हैं ना, अमेठी का नतीजा देख लीजिए, आपके सामने है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं दूंगा आपको मैं। कार्यकर्ता चुनाव जितवाना भी जानते हैं और कार्यकर्ता चुनाव हरवाना भी जानते हैं, आपसे बाखूबी कोई नहीं जानता। कांग्रेस में रहिए आप, आपको मालूम होगा। आप मुंह मत फुकलवाइए मैडम मेरा। नोटियाल जी जवाब दीजिए। देखिए, भाजपा के अपने कार्यकर्ता बद्रीनाथ के सीट पर बहुत परेशान है और निश्चित वही कार्यकर्ता जो आप जिसको संगठन बोलते हैं, वही राजेंद्र भंडारी जी को हराने का काम करेंगे। और निश्चित जनता इस बार जो है क्षेत्र के मुद्दों पर वोट देगी, हमें हमारा ऐसा मानना है। सुना नहीं आपने कमलेश जी ने कहा कि चुनाव जीतना संगठन का काम होता है। आपके यहाँ तो संगठन तार है, आपके यहाँ तो संगठन ही नहीं है। इनका संगठन ही इनके अगेंस्ट खड़ा है। वो कह रहा है राजेंद्र भंडारी को जिताना है, वो राजेंद्र भंडारी में लगा हुआ है। वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वाकई बहुत अच्छी बात है। हमारे संगठन को ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है वहाँ नहीं देख रहे, तो हमारे ऊपर नजर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और निश्चित बद्रीनाथ सीट से भी और मंगलौर सीट से भी हम लोग जीतेंगे और अच्छे माध्यम से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसियां है वो जनता के समझ आ बड़े नेता ने कहा कि हमको तो बोला ही नहीं है, हमको तो पूछा ही नहीं है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। उनको तो आपने कमेटी से दरकिनार कर दिया। जो बड़े पितामह इस प्रदेश के बनते हैं उनको तो आपने लिया ही नहीं चुनाव संचालन कमेटी में, उनसे आपने पूछा ही नहीं। जो कमियां है उससे पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को हमारे अंदर क्या कमियां की जनता हमें नकार रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी को अब नकारना शुरू कर दिया है और उसका ऐलान जल्दी से कमलेश जी। देखिए मुझे लगता है कि आशीष जी को शायद ज्ञान नहीं हो रहा है इस वक्त कि इनके बड़े नेता ने दिग्गज ने ये कहा कि बद्रीनाथ पर मुझे पूछा ही नहीं गया, मेरे से बात ही नहीं की गई कि किसको टिकट देना है और कहाँ टिकट देना है। पार्टी मुझे अलग से समझ रही है, अलग से दरकिनार कर रही है। तो अपने बड़े नेता जो हमारे भीष्म पितामह कहलाते हैं उत्तराखंड के कांग्रेस के, उनको उन्होंने साथ ही नहीं लिया। अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया कि केवल लखपत बुटोला जी होंगे और वो उसपे मान गए और वो चुपचाप बैठे हैं। वो बद्रीनाथ भी नहीं जा रहे हैं चुनाव के लिए, वो चुनाव में संचालन करने के लिए भी तैयार नहीं है, चुनाव में जाने के लिए भी तैयार नहीं है। आपकी पार्टी का मामला है, मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कार्यकर्ताओं की बदौलत बद्रीनाथ सीट मंगलौर की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। कमलेश जी, जनता के ऊपर अपमान करते हैं और आप 70%। कमलेश जी, आज आपको क्या, सिर्फ एक सेकंड मुझे दे नहीं कमलेश जी, आज आपको क्या हो गया? मेरी बड़ी बहन जो है ना, कल तक यही कहती थी ये भीष्म पितामह जो है ना कांग्रेस में, वो कार्यकर्ताओं का हक मार लेते हैं, और आज ये कह रही है कि वो भीष्म पितामह से पूछा ही नहीं, उनको मौका ही नहीं मिला। वरना बद्रीनाथ ने भी अपने बेटे को टिकट दिला देते। भाई क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, बद्रीनाथ अगर उनको इस समय कमेटी में मौका मिल जाता, उनको मौका ही नहीं दिया पार्टी के दिग्गजों ने। अच्छा, तो पहले तय कर लीजिए प्रदेश अध्यक्ष की चल रही है नहीं चल रही कांग्रेस के? अब ये तो कांग्रेस तय करेगी। मैं आप ही तय कर रहे हैं कि नहीं चल रही है उनकी, फिर क्या, तो फिर चल भी रही है ना। और अगर प्रदेश अध्यक्ष की चल रही होती कमलेश जी, 5 सीटों पर इतनी आसानी से वॉक ओवर नहीं मिलता आपको। प्रदेश अध्यक्ष बोलते रह गए, इनके दिग्गज मैदान छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष बोलते रह गए अपने बड़े नेताओं को कि चुनाव लड़ लो, चुनाव लड़ लो, चुनाव लड़ लो, चुनाव लड़ लो। वो बोले नहीं बेटे को लड़वाएंगे, बोले नहीं पुराने साथी को अल्मोड़ा में लड़वाएंगे, उनको टिकट दो। यही हुआ ना। अगर वो लड़ते या बड़े चेहरे तो इतनी आसानी से वॉक ओवर नहीं मिलता कमलेश जी आपको। कौशिक जी, फाइनल कमेंट में आपका लेना चाहूंगा, क्या ये वाकई में जो अभी दिखाई दे रहा है इतना आसान है चुनाव किसी भी पार्टी के लिए जीत लेना? कौशिक जी से पहले एक सेकंड। नहीं, देखिए नोटियाल जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो तो इसी बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि भाई भंडारी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता काम करेंगे। तो मतलब बुटोला जी ने जमीनी आदमी है, तो लोग आ रहे हैं तो उनको सुनने का मौका मिलता है, मतलब विषय को समझते भी। लेकिन लगता नहीं है कि वो कांग्रेस को उन पर भरोसा है। उन्हें भरोसा यही है कि भाई भंडारी जी के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा भाजपा में। और जहाँ तक ये ध्यान है, क्या गारंटी कहीं ये लखपत बड़ौला को भी अकेला छोड़ दे कांग्रेस वाले की भाई लड़ लो, जैसे कई हमने लोकसभा चुनाव में देखा
प्रत्याशियों को अकेला छोड़ दिया, बोले कि अपने दम पर लड़ सकते हो लड़ लो। संगठन का ही नहीं है। संगठन तो कांग्रेस में कहाँ रह गया, कहीं नहीं भाई। जो अध्यक्ष अपनी कार्यकाल नहीं बना पा रहे बेचारे, हाँ। तो आपका जिला स्तर पे क्या हाल होंगे इसके, वो भगवान ही जानते उसका। तो नहीं, मंगलौर की फाइट भी इतनी आसान दिखाई, क्योंकि वहां मुस्लिम फैक्टर है, दो कैंडिडेट मुस्लिम हैं वहां। तो काजी निजामुद्दीन ने अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ। उनकी पैठ जो है वो एसटी वोटों में भी है, मुसलमानों में भी है। और इस बार जो बसपा में प्रत्याशी खड़ा किया है वो इस नाते खड़ा किया कि सहानुभूति वोट मिल जाएगा। ठीक भाई, पिता की डेथ हुई, पुत्र को टिकट दे दिया। ठीक। मैं नोटियाल जी, आवाज आ रही है ना मेरी? आशीष भाई, हाँ, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज था। मैं एक बात कह रहा हूं कमलेश जी, कौशिक जी ने एक बात कही थी, एक उदाहरण के साथ इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करूंगा। उदाहरण यह था कि कौशिक जी ने कहा कि कोई मंगलौर में तैयार नहीं था चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता, इसलिए जो है बाहर से भड़ाना जी को लेकर आए, उन्होंने टिकट पर चुनाव लड़ा। मैं इसी एक मिनट कमलेश जी, एक मिनट कौशिक जी की बात, क्योंकि बड़े हैं हमारे, बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात को काट नहीं रहा, बस तथ्य थोड़ा सा दुरुस्त करना चाह रहा हूं मैं, माफी के साथ। इसी बीजेपी के अंदर कौशिक जी, इसी बीजेपी के अंदर सितारगंज का उपचुनाव था, बहुगुणा जी चुनाव लड़ रहे थे, सबको मालूम था कि चुनाव आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और शासन प्रशासन अलग से लगा हुआ है। ठीक, बीजेपी ने तय किया कि आसानी से वॉकओवर नहीं देंगे, कौन चेहरा होगा। वहां सितारगंज में कोई चेहरा नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। प्रकाश पंत खड़े हुए, बोले कि मैं चुनाव लड़ूंगा, हुआ था ना जी। प्रकाश पंत खड़े हुए, उनको मालूम था वो चुनाव हारेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा। पिथौरागढ़ से सितारगंज आके वो चुनाव लड़े। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बात। ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी आज उनका उदाहरण हमारे दिल और जहन में जिंदा है कमलेश बहन, है ना? बिल्कुल। ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी के लिए जानते हैं कि हार होगी, लेकिन फिर भी जाके चुनाव लड़ जाते हैं। इसलिए यह मत बोलिए कि मंगलौर में, पूरे उत्तराखंड में आपके पास कैंडिडेट नहीं था, इसलिए मंगलौर में चुनाव लड़वाने के लिए बाहर से कैंडिडेट लेकर आए। यह मत बोलिए, यह अपमान है आपके कार्यकर्ताओं का, यह अपमान है कमलेश जी आपके कार्यकर्ताओं का और दुनिया के सबसे बड़े संगठन का, हमारे जो आप बात बोल रही हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी से तो ये बात नहीं निकली। चलिए ठीक है मैडम, कार्यकर्ताओं के दिल पे हाथ रख के वो आप पूछेंगे सवाल तो उसका उत्तर वो आपको बाखूबी दे देंगे। और खुद इतना कर्मठ कार्यकर्ता रही है कमलेश बहन, पूरी जिंदगी लगा दी, टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गई, और आज ये कह रहे हैं कि हक पे डाका नहीं डाला किसी के। वाह, एकदम से आपने रीति बदल ली, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका भी, नोटियाल जी आपका भी, कौशिक जी आपका भी। तो ये सियासत है और सियासत के कई रंग अभी बाकी हैं, गैरों पर करम और अपनों पर सितम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।